नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आज के बाजार में तो काफी उथल पुथल देखने को मिली क्योंकि निफ्टी सुबह 10,400 तक भी पहुंचा था, लेकिन उस तेजी को होल्ड नहीं कर पाया और सारी बढ़त हवा हो गई और इंडेक्स लाल निशान में फ्लैट बंद हुआ है। निफ्टी बैंक भी ऊपरी स्तरों से तकरीबन 250 अंक फिसलकर क्लोज हुआ है। आज ऑटो शेयर में जमकर खरीदारी देखने को मिली। मारुति जैसे स्टॉक्स ने सपोर्ट आज दिया मार्केट को। इसके अलावा चुनिंदा एफएमसीजी स्टॉक्स में भी खरीदारी आज देखने को मिली। हालांकि दबाव फार्मा, तेल गैस और सरकारी बैंक स्टॉक्स की तरफ से बना। आज जून महीने का आखिरी कारोबारी सेशन था और पहली छमाही में प्रदर्शन देखें तो निफ्टी और सेंसेक्स में करीब 15% की गिरावट रही है। लेकिन अगर आज के आप टॉप लूजिंग स्टॉक्स देखेंगे तो बीपीसीएल, पावर ग्रिड, सन फार्मा, गेल, आईओसी यहां पर 2% से लेकर 2.5% की वीकनेस आज के सेशन में देखने को मिली है। वेदांता, कोल इंडिया, भारतीय एयरटेल कुछ और लूजर्स रहे हैं। बढ़ने वाले स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो कुछ दिग्गज प्राइवेट बैंक्स, कुछ एफएमसीजी स्टॉक्स और साथ ही ऑटो शेयर्स ये पूरा सपोर्ट कर रहे थे आज मार्केट को। मारुति 2.5% से ज्यादा बढ़ा है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक में 2.5% की मजबूती रही है। नेस्ले, ब्रिटानिया यहां पर हमने 2.5% का मूव आज के सेशन में आते हुए देखा। हीरो मोटो आइशर मोटर्स ने मारुति की ही तरह दमदार तेजी आज के सेशन में दिखाई है। तो ये आज दिन भर का हाल रहा। लेकिन आज के सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया वो आपको बताते हैं। एफआईज की ओर से बिकवाली हुई है 2000 करोड़ की और डीआईज ने खरीदारी की है 2051 करोड़ की। तो जितनी बिकवाली है एफआईज ने की है उससे ज्यादा बाई डीआईज की ओर से आज के सेशन में हुई है। लेकिन इन स्तरों पर एक आउटलुक ले लेते हैं, उसके बाद बिना देरी के आपके सवालों को भी करेंगे शामिल। शर्मिला जोशी मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ बनी हुई है। शर्मिला जी, गुड इवनिंग। पहले तो बाजार पर ही अपना एक व्यू दीजिए। पिछले कुछ सत्रों में ये तो रिफ्लेक्ट हुआ है मार्केट में कि इन स्तरों से ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए बहुत सपोर्ट मार्केट को चाहिए, जो कि अभी लैक कर रहा है। यहाँ पर आकर बार बार अटक रहा है और मुनाफा वसूली हावी हो रही है। अब आप नई रेंज क्या देख रही हैं, क्या आउटलुक है इन लेवल्स पर? बिल्कुल, आई थिंक यही सॉर्ट ऑफ अंदाजा लेना मुश्किल हो रहा है कि क्या लेवल होगा मार्केट का, क्योंकि ये लेवल पे आके मार्केट सीम्स टू बी स्टक और इसकी कई वजह है। तो मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ इन चीजों में बदलना होगा। या तो ग्लोबल मार्केट्स में फिर से तेजी की अगर लौट आती है और कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट वहां से निकल आते हैं तो जाके मार्केट रैली करेगा, या तो डोमेस्टिकली कुछ बहुत अच्छा होना पड़ेगा। नहीं तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द टाइट रेंज फॉर द मार्केट बिटवीन 10,000 टू 10,350, क्योंकि वो लेवल पे आके हम देख रहे हैं कि एफआई की भी सेलिंग है और दो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है वो सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट को, बट इट इज गेटिंग कैंसल्ड आउट बाय द सेलिंग दैट एफआईज आर डूइंग। सो आई थिंक समथिंग विल हैव टू चेंज, समथिंग विल हैव टू गिव। तो यही देखना होगा कि क्या क्यूज हमें मिलते हैं ग्लोबली एज वेल एज डोमेस्टिकली। नहीं तो मार्केट यही रेंज में रहेगा बिटवीन 10,000 टू 10,350। जी चलिए, बिना देरी किए सवालों करते हैं शामिल। पहली कॉलर भव्या अभी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है कोलकाता से। भव्या, गुड इवनिंग, पूछिए सवाल अपना। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरे पास ग्लेनमार्क फार्मा के 2000 शेयर्स है 375 के रेट पर। मैम ठीक है, 375 आपका परचेजिंग प्राइस है। यस मैम, यस मैम। मैम क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए मैं रख सकता हूँ कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कर लेनी चाहिए? पूछ लेते हैं शर्मिला जी से। शर्मिला जी, ग्लेनमार्क फार्मा लोअर लेवल्स पे इन्होंने एंट्री ली है, ये अच्छी बात है। क्वांटिटी इनके पास ठीक ठाक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस दिन इसमें हमने 30-31% की तेजी बनते हुए देखी थी दवा के अप्रूवल के बाद, उसके बाद से लगातार इसमें प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई है और अभी 450 के आसपास आ चुका है। शॉर्ट टर्म व्यू हो तो क्या प्रॉफिट्स ले लेने चाहिए और लॉन्ग टर्म व्यू हो तो क्या सजेशन होगा? और शॉर्ट टर्म व्यू हो तो जैसे कि आपने कहा कि अगर वो थोड़ा प्रॉफिट लेना चाहे क्योंकि उनका बाइंग रेट काफी अच्छा है तो वो सोच सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे फार्मा स्पेस फ्रॉम द लॉन्गर टर्म काफी अच्छा लगता है, तो मेरी राय में इसको होल्ड करना चाहिए। आई थिंक इसकी 2-3 वजह है जिस तरह से स्टॉक करेक्ट हुआ। एक तो जब रैली हुआ था तब ये बात हुई थी कि देयर इज अ ड्रग व्हिच इज कंसिडर्ड अ क्योर फॉर कोविड-19, C19 और फार्पिवार, ऐसा कुछ नाम है उसका। तो इसकी मंजूरी मिल गई थी ग्लेनमार्क को प्रोड्यूस करने की और तब जाके ये स्टॉक बहुत रैली हुआ था। लेकिन उसके नतीजे जो थे Q4 के वो काफी वीक आए और उस वजह से काफी बड़े ब्रोकिंग हाउसेस ने इस पर एक सेल की राय दी और उस वजह से हमने एक सेल ऑफ भी देखा ये स्टॉक में। सो नाउ इट इज सॉर्ट ऑफ इन दैट रेंज की वो स्टेबलाइज होगा और वहां से चलना चालू होगा। तो अगर वो लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली बने रह सकते हो ये स्टॉक में।
ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड कीजिए, बने रहिए अपने इस इन्वेस्टमेंट में। अभय है हमारे साथ पुणे से। अभय गुड इवनिंग, पूछिए सवाल अपना। मैडम, रिलायंस इंडस्ट्रीज के 1400 शेयर है मेरे पास, 1781 पे लिए हुए। ठीक है, ठीक है, और आपका टाइम होराइजन क्या है? शॉर्ट टर्म, मे बी 1 मंथ और 2। ठीक है, ठीक है। शर्मिला जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज काफी ऊपर के लेवल पर इन्होंने लिया है और अब समय भी सिर्फ 2 महीने ये दे सकते हैं। क्या सजेशन होगा? 1781 की बाइंग है। मेरे हिसाब से अगर आप शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, आई थिंक फॉर मी द स्टॉक वारंट्स अ होल्ड, क्योंकि हमने देखा ही है कि जिस तरह से रिलायंस ने एक तरह से नई जान डाली है मार्केट में, एवर सिंस जियो के डील्स अनाउंस चालू हुए, पूरे टेलीकॉम सेक्टर में, पूरे मार्केट में एक तरह से पीपल वर लॉट मोर पॉजिटिव। और यस, आई थिंक डेफिनेटली उनका जो बेस बिजनेस है, जो उनका पुराना बिजनेस है, उसमें डेफिनेटली स्ट्रेस रहेगा गिवन क्रूड प्राइसेस किस तरह से है, और जीआरएम मार्जिन्स पर भी इम्पैक्ट आएगा इन सब चीजों का। लेकिन ऑनेस्टली अगर आप रिलायंस को देखेंगे तो पिछले आई थिंक 1-1.5-2 सालों से लोग उनके जो नए बिजनेसेस है उनकी तरफ ही देख रहे हैं कि वहां से क्या किस तरह से चीजें प्रोग्रेस होती है और वहां से कैसे वैल्यू ऐड होता है। सो रिलायंस रिटेल हैज ऑलरेडी स्टार्टेड डिलीवरिंग, रिलायंस जियो ऑल्सो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से डिलीवर किया इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, और अब जिस तरह से उन्होंने वहां पर डेट कम किया है, आई थिंक दैट्स वेरी एक्साइटिंग। और आई थिंक इस पूरे 2-3 महीनों के दौरान एक पूरी नई तरह से हम देख रहे हैं पूरे टेलीकॉम स्पेस को। सो आई थिंक इवन इफ मार्केट्स रैली, रिलायंस विल बी अमंग द स्टॉक्स दैट विल रैली। तो आइडियली उनको उनका व्यू लॉन्ग टर्म बनाना चाहिए, लेकिन खैर आई थिंक अभी तो वो होल्ड कर सकते हैं। होल्ड कीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू आपको रखना चाहिए स्टॉक में। रवि द्विवेदी हैं कानपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर। रवि गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैडम। 1000 शेयर हमारे पास वराक इंजीनियरिंग है और 2000 शेयर मैग्मा है। वराक इंजीनियरिंग 173 की बाइंग है तो मैग्मा 40 की। ठीक है, दोनों स्टॉक्स पर व्यू ले लेते हैं। मैग्मा फिनकॉप 40 रुपए की इनकी बाइंग है और वैरॉक इंजीनियरिंग 173 की बाइंग है। वैरॉक में इनको थोड़ा मुनाफा हो रहा है क्योंकि 181-182 पर ये आज बंद हुआ है। और दूसरा है मैग्मा फिनकॉप, जहां पर लॉस काफी है क्योंकि 27 रुपए पर आ चुका है स्टॉक। दोनों में क्या सजेशन होगा शर्मिला जी? आई थिंक ऑनेस्टली दोनों में से एग्जिट लेना चाहिए। आई थिंक फॉर वैरॉक इंजीनियरिंग सिंपली मुझे लगता है कि यस, हमने देखा है कि जिसमें ऑटो एंसिलरी स्पेस और इस तरह के स्पेस में जहां मार्केट को थोड़ा अंडर वैल्यूएशन लगा उसमें बाइंग आई है। बट मेरे हिसाब से जब एक्चुअल नंबर्स आएंगे, कि जब बिक्री के नंबर्स गाड़ियों के इंप्रूव होंगे, तब जाके इस तरह के स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए। सो आई थिंक ही शुड एग्जिट वैरॉक इंजीनियरिंग। जहां तक मैग्मा फिनकॉप का सवाल है, वंस अगेन आई थिंक ये पूरा स्पेस जो है एनबीएफसीज का, और जिस खास ये स्पेस में मैग्मा फिनकॉप है, लोन्स और यूटिलिटी व्हीकल्स एक्सेट्रा, उस पर स्ट्रेस रहेगा। तो मेरे हिसाब से इसमें से निकल जाना चाहिए। और अगर उनको कोई एनबीएफसी में इन्वेस्टेड रहना ही है तो जब मार्केट्स करेक्ट होते हैं और सेलिंग आती है, जैसे कि हम अभी देख रहे हैं, then try and enter a quality name like a Bajaj Finance or something like that, or even a Mahindra and Mahindra Financial, अगर उनको व्हीकल वाले स्पेस में ट्रैक्टर, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल का ट्रैक्टर को काफी एक्सपोजर है, तो इस तरह के स्टॉक में एक्सपोजर ले, लेकिन मैग्मा फिनकॉप में से निकल जाए। तो मैग्ना फिनकॉप की जगह एनबीएफसी स्पेस में बजाज फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंशियल जैसे स्टॉक्स को आप चुनिए। इसके अलावा वैरॉक, क्योंकि आप प्रॉफिट्स में है तो निकल जाइए इस पोजीशन से भी। हितेश है जामनगर से। हितेश गुड इवनिंग, पूछिए सवाल अपना। हाय गुड इवनिंग। मेरे पास भारतीय एयरटेल के 125 यूनिट्स हैं, 580। तो अदर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस शेयर को लेकर? भारतीय एयरटेल 580 का प्राइस है, 125 शेयर्स है। शर्मिला जी 561 के आसपास बंद हुआ, या फिर ये कहिए कि एक अच्छी तेजी दिखाने के बाद अभी कंसोलिडेट कर रहा है इन लेवल्स के आसपास, क्या भी होगा इनके लिए? So I think his buying price is a little high, यही मेरी एक दिक्कत है। लेकिन एज अ स्टॉक आई लाइक भारतीय एयरटेल, क्योंकि मेरे हिसाब से जब हम रिलायंस की चर्चा कर रहे थे तब मैंने इस चीज का जिक्र किया था कि जिस तरह के डील्स जियो ने क्लोज किए हैं और उसके साथ साथ जिस तरह से ये माहौल रहा है पूरे लॉकडाउन का और पैंडेमिक का, हमने देखा है कि हम कितने निर्भर है ऑन इंटरनेट, ऑन
using all these various platforms to communicate with people. और अब टेलीकॉम को एक नई तरह से फिर से लोग देखने लगे हैं. इट इज नॉट जस्ट जो पहले हम देख रहे थे कि क्या आरपू होगा, क्या कितना मिनट्स ऑफ यूसेज होगा और वो तरह के पैरामीटर्स, बट मोर कि किस तरह के वैल्यू ऐड वो प्लेटफॉर्म पे वो और ला सकते हैं. एंड आई थिंक जियो एंड एयरटेल आर बोथ, उन्होंने काफी इस इस स्पेस में उन्होंने काफी अपने दे सॉर्ट ऑफ एक्सपैंडेड और वो काफी कोशिश कर रहे हैं. तो दिस इज द रीजन व्हाई आई लाइक दिस स्पेस अगेन, और मुझे लगता है कि उसको बने रहना चाहिए. तो भारती एयरटेल होल्ड कीजिए. अंजन दे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले फेसबुक की भी कुछ क्वेरीज ले लेते हैं, क्योंकि लगातार हमारा ये शो लाइव है फेसबुक ट्विटर पर, वहां भी सवाल आ रहे हैं. पुनीत सिंघवी ने एक सवाल भेजा है, दीपक फर्टिलाइजर और बायोकॉन दोनों पर व्यू चाहिए 1 साल के पर्सपेक्टिव से. बताइए शर्मिला जी. दीपक फर्टिलाइजर्स, राइट? जी हाँ, तो मेरे हिसाब से ये होल्ड है, और इट्स रियली मोर ऑफ अ केमिकल प्ले देन अ फर्टिलाइजर प्ले. और हमने देखा ही है कि ये पूरे चाइना की सिचुएशन को लेकर किस तरह से बातें हुई है और किस तरह से बायर्स दे आर एक्सपैंडिंग आउट ऑफ चाइना और दूसरी जगह से वो सोर्स करना चाहते हैं केमिकल्स. तो आई थिंक जो केमिकल्स वो सोर्स करना चाहते हैं उनकी लिस्ट में एक दीपक फर्टिलाइजर जो मैन्युफैक्चर करता है केमिकल वो भी है, तो उनके लिए वो भी पॉसिबिलिटी है. एंड आई थिंक इवन डोमेस्टिकली दे आर डूइंग क्वाइट वेल. तो मेरे हिसाब से वो होल्ड है. बायोकॉन इज अ स्टॉक आई लाइक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, क्योंकि मुझे लगता है कि बायोसिमिलर्स एक बहुत एक्साइटिंग स्पेस है और यहाँ चलकर उन्होंने ऑलरेडी काफी डिलीवर किया है. और यस, थोड़े रिजल्ट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मेरे हिसाब से ये डेफिनेट होल्ड है. ठीक है, तो सलाह आपको दी गई है, उसी के हिसाब से स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं. अंजन दे हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं. अंजन नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका. नमस्कार, मेरे पास 103.7 तो अंजन आपकी ऑडियो कट रही है, लेकिन जो डिटेल्स आपने दी हैं मैं आपका क्वेश्चन आपके बिहाफ पर शर्मिला जी को बता देती हूँ. गेल पर इनका सवाल है, 100 स्टॉक्स इन्होंने शर्मिला जी लिए हुए हैं. परचेजिंग प्राइस 103 रुपए 7 पैसे का 102 के आसपास बंद हुआ है, तो हल्का सा नीचे है इनके खरीद भाव से. क्या करना चाहिए? और मेरे हिसाब से ये डेफिनेट होल्ड है और थोड़ा उनको पेशेंस रखना पड़ेगा. लेकिन मेरे हिसाब से कि ये जिस तरह से जो नई चीजें डेवलप हो रही है उसमें जो गैस को लेकर पॉसिबिलिटीज है आगे चलकर, वो उसमें थोड़ा समय लग सकता है फॉर द फुल स्टोरी टू प्ले आउट. लेकिन मेरे हिसाब से इसमें अभी वैल्यू है, तो थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचे और इसमें बने रहे. लॉन्ग टर्म व्यू के साथ आप होल्ड कर सकते हैं, यही सजेशन है. इसके अलावा एक और सवाल ले लेते हैं फेसबुक से ही. निर्मित ब्रह्मभट्ट ने सवाल भेजा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 1000 शेयर्स है, 29 का प्राइस है इनका, ये लॉन्ग टर्म यानी 1 से 2 साल के लिए रख सकते हैं, क्या करना चाहिए? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इज इट? मेरे हिसाब से ये एग्जिट है. वेरी ऑनेस्टली जब नए बैंकिंग लाइसेंसेस अनाउंस हुए थे इनमें से एक नाम ये था. लेकिन मेरे हिसाब से अब ऐसा समय है कि आपको अगर पूरे बैंकिंग स्पेस में इन्वेस्टेड रहना है तो यू शुड लुक एट जो ऑलरेडी लार्ज बैंक्स है, क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसे चैलेंजिंग समय में जो लार्जर बैंक्स है वो ज्यादा इस चीज को सर्वाइव करेंगे और कैपिटलाइज कर पाएंगे आगे चलकर. सो एचडीएफसी बैंक इज माय प्रिफर्ड पिक, मैंने काफी बार रेकमेंड किया है. बट इन दैट स्पेस उस तरह के बैंक को उनको देखना चाहिए और इसमें से निकल जाना चाहिए. ठीक है, तो सजेशन आपको दिया गया है. एचडीएफसी बैंक एक प्रिफर्ड पिक है, वहां पर आप स्विच कर सकते हैं. शंकर हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर देहरादून से. शंकर जी नमस्कार, पूछिए सवाल अपना. हाँ नमस्कार मैडम, ये टाटा मोटर के लिए पूछना था. 109 की खरीद थी, 300 शेयर मेरे पास में है, लेकिन 100 के नीचे ही ये लुढ़कता जा रहा है, थोड़ा एडवाइस चाहिए था. ठीक है, पूछ लेते हैं. टाटा मोटर्स 109 की आपकी बाइंग है और अपने लोअर्स से जो कि शायद 55-60 के आसपास से शर्मिला जी, वहां से तो काफी तेजी से रिकवर हो चुका है और अब 100 के आसपास ही घूम रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है. क्या सजेशन होगा इनके लिए?
यस आई थिंक वंस अगेन अगर उन्होंने अभी नियर टर्म में लिया होगा तो जो रैली चल रही थी उसके टॉप एंड पे उन्होंने ऑलमोस्ट इसमें इन्वेस्टमेंट की है। पूरे ऑटो स्पेस में ये हम देख रहे थे कि ये पूरा पैंडेमिक सिचुएशन होने के पहले भी डोमेस्टिकली आंकड़े काफी खराब आ रहे थे, लेकिन अब जो डेटा आ रहा है, क्योंकि टाटा मोटर्स का काफी एक बड़ा हिस्सा प्रेजेंस यूएस, यूरोप, चाइना इन सब ज्योग्राफीज में है, वहां से डेटा जो उनका जैगुआर लैंड रोवर पीस है उसके लिए काफी अच्छा आ रहा है एंड दैट इज अ बिग पार्ट ऑफ देयर रेवेन्यू एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो मेरे हिसाब से अगर वो थोड़े पेशेंट इन्वेस्टर है तो वो बने रह सकते हैं। होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। हमारे साथ मोहम्मद अलियास मौजूद हैं जयपुर से। नमस्कार सर, पूछिए सवाल अपना। हेलो हेलो, पूछिए, आपका क्या सवाल है? मैम मैंने पराग मिल्क लिए हैं 108.67 के 100 और सूर्य रोशनी के मैंने लिए 132.20 के 100, तो इसको एग्जिट करूं या होल्ड पे रखूं उनको? सूर्य रोशनी आपने किस लेवल पर लिए हैं? 132.20 पे मैम। ठीक है, दोनों पर राय ले लेते हैं। शर्मिला जी, पहले तो जो स्टॉक इनके पास है पराग मिल्क, आज भी ये स्टॉक 8% नीचे था और इन्होंने खरीदारी कर ली है 98 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है और इनका जो भाव है खरीदारी का वो 108 के आसपास। और सिमिलरली अगर आप देखेंगे सूर्य रोशनी, यहाँ भी जो इनकी खरीदारी है वो काफी ऊपर के लेवल्स की है। दोनों स्टॉक्स में भारी नुकसान, क्या करना चाहिए इनको? मेरे हिसाब से पराग मिल्क में से तो निकल जाइए। मुझे लगता है कि यस आई थिंक वहां पर जो रिजल्ट्स है वो थोड़े इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये क्वार्टर काफी चैलेंजिंग रहेगा और कंजम्पशन एज अ थीम मुझे काफी पसंद है, लेकिन जैसे मैंने पिछले हफ्ते ही हम बात कर रहे थे तब टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक या डाबर जैसे स्टॉक, इन सब स्टॉक्स की तरफ मेरा रुख ज्यादा रहेगा, तो पराग मिल्क में से निकल जाए। आई थिंक सूर्य रोशनी ही कैन होल्ड ऑन, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज थोड़ा कंफर्ट है अभी। इनके भी नतीजे कुछ खास अच्छे नहीं थे पिछले क्वार्टर के, लेकिन क्योंकि वैल्यूएशन भी वो रिफ्लेक्ट कर रहा है तो मेरे हिसाब से उसमें वो बने रह सकते हैं। सूर्य रोशनी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन पराग मिल्क से एग्जिट करने की सलाह है, यही सजेशन आपके लिए है। चलिए, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और सवालों को करेंगे शामिल। जल्द वापस आते हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे सीएनबीसी आवाज की मुहिम की, जिसका नाम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, और इस मुहिम को हम एनएससी के साथ मिलकर लाए हैं। मकसद इस मुहिम का यही है कि इन्वेस्टर्स को जागरूक किया जाए। अक्सर हम देखते हैं कि सही जानकारी ना होने की वजह से निवेशक पूंजी गंवा बैठते हैं, और क्योंकि ये पेनी स्टॉक्स में पैसे लगाते हैं, पेनी स्टॉक्स के जो फंडामेंटल्स होते हैं वो काफी खराब होते हैं और इसमें जमकर ऑपरेटर्स हेरा फेरी करते हैं। इसलिए आप अच्छी तरह से रिसर्च किए हुए लार्ज कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसके अलावा कभी भी अनजान सोर्स पर भरोसा ना करें। जो भी आप खरीदारी करें वो सोच समझ कर करें, रिसर्च के साथ करें। शर्मिला जी से इस पर इनफैक्ट एक व्यू भी ले लेते हैं। शर्मिला जी, आप इनफैक्ट इस कॉलर शो में काफी बार आती हैं और काफी बार ऐसी क्वेरीज भी सामने आती है जहां पर इन्वेस्टर्स भाव देखकर स्टॉक में एंट्री कर लेते हैं और फिर अपनी पूंजी को गवा बैठते हैं। क्या सजेशन होगा उनके लिए? बिल्कुल, एक तो मैं जो 10 रुपए के नीचे स्टॉक है उनके ऊपर राय देना पसंद नहीं करती, क्योंकि वो क्यों वो लेवल पे पहुंचे वो समझना बहुत जरूरी रहता है। एंड आई कंप्लीटली अग्री। आई थिंक ये जो महंगा या सस्ता स्टॉक है वो उसके प्राइस से नहीं डिसाइड होता, लेकिन वो क्या कंपनी की अर्निंग्स है उससे हम डिसाइड करते हैं। तो फॉर इंस्टेंस अगर आप नेस्ले देखें तो 17,000 का शेयर है, बट मे बी आई वुड प्रेफर टू बाय दैट ओवर सम अदर स्टॉक, क्योंकि मुझे मालूम है कि नेस्ले की अर्निंग्स आगे चलकर भी अच्छी रहने वाली है। So my comfort comes from the fact कि उनकी earning stable रहेगी। तो the fact that it is 17,000 doesn't mean that it is expensive। मेरे हिसाब से जो कंपनी कुछ नहीं कर रही है और जो घाटे में है, शेयर्स प्लेज्ड है, वो ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट है। So if I'm a retail investor, I would completely stay away from penny stocks और जैसे कि आपने कहा वेल रिसर्च और अच्छे स्टॉक्स में निवेश करना पसंद करूंगी। जी, चलिए एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस आते हैं। सवाल भेजा है हेक्सावेयर पर 300 शेयर से 275 के प्राइस पर, बताइए शर्मिला जी।
हेड्स अप होल्ड कर सकते हैं। आई थिंक इजंट देयर सम न्यूज ऑफ डीलिस्टिंग और बायबैक इन दिस, तो मेरे हिसाब से अभी के लिए होल्ड कर सकते हैं। शेखर प्रसाद ने सवाल भेजा है टाटा स्टील पर 150 शेयर्स है 335 के प्राइस पर, बताइए। और टाटा स्टील भी होल्ड कर सकते हैं। हम देख ही रहे हैं कि थोड़ी बहुत मेटल में रैली आ रही है एंड आई थिंक वैल्यूएशन भी ठीक है टाटा स्टील के। दिक्कत एक्चुअली है बिकॉज ऑफ द यूएस चाइना स्टैंड ऑफ। बाकी आई थिंक जिस तरह से चीजें नॉर्मल सी पर रिटर्न हो रही है इवन ग्लोबली, क्योंकि टाटा स्टील का काफी प्रेजेंस है यूरोप एक्सेट्रा में, तो व्यू ठीक ही रहेगा, होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा विश्वजीत टोने ने एक सवाल भेजा है और इनका सवाल ग्लेनमार्क फार्मा पर है 492 के प्राइस पर। तो शर्मिला जी पहले ऑलरेडी राय दे चुकी हैं, आप बने रहिए इस पोजीशन में। एक सवाल मनोज कनौजिया के ले लेते हैं, एसबीआई लाइफ पर इनका व्यू चाहिए। ये डिटेल्स तो शर्मिला जी इन्होंने नहीं दी है कि ये खरीदना चाहते हैं, आप पर ऑलरेडी लिया हुआ है, बट अगर इनके पास है तो क्या सजेशन है, और अगर लेने के बारे में सोच रहे हैं तो क्या व्यू होगा? मेरे पास अगर उनके पास ऑलरेडी शेयर्स है तो वो बने रह सकते हैं, बट अगर फ्रेश खरीदे तो आई थिंक थोड़ा रुकिए और देखिए कि किस तरह से ये क्वार्टर पैन आउट होता है ये पूरे स्पेस के लिए, और उसके बाद निवेश करने का सोचे। तो अगर है तो होल्ड करें, नहीं है तो अवॉइड। ठीक है। निर्भय ने एक सवाल भेजा है जुबिलेंट फूडवर्क्स पर 100 स्टॉक्स इनके पास, परचेसिंग प्राइस है 1767 का, 1767 बाइंग प्राइस है, बताइए। This we are talking about Jubilant Food, is it? Yes. Jubilant Food मेरे हिसाब से होल्ड है, क्योंकि once again I think इस तरह के स्टॉक्स को ये पूरे सिचुएशन में थोड़ा फायदा होगा ये क्वार्टर में, क्योंकि their delivery was on। तो काफी कंपनीज ऐसी थी जिनको कोई उनकी चीज ही नहीं बिकी होगी, या कोई उनके their shops were not open etc। बट जुबिलेंट फूड का बिजनेस चल रहा था बिकॉज डोमिनोज वाज डिलीवरिंग, तो मेरे हिसाब से अर्निंग्स भी काफी ठीक ठाक ही रहेंगी, तो बने रहना चाहिए। इसके अलावा वरुण कुमार ने एक सवाल भेजा है भोपाल से, प्रिंस पाइप्स पर इनका सवाल है। 159 शेयर्स इनके पास प्रिंस पाइप्स के, और जो इनका परचेजिंग प्राइस है वो 102 रुपए का है। नजरे तो इनका मालूम नहीं है, बट ये स्टॉक आपको कैसा लगता है प्रिंस पाइप्स, क्योंकि इनके भाव से अभी 6 रुपए ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, तो मुनाफे में है। एक्चुअली उनका बाइंग प्राइस ठीक है, बट एज अ स्पेस आई डोंट लाइक। मेरे हिसाब से वो अगर इसमें से निकले और कोई और सेक्टर में निवेश करे तो ज्यादा बेहतर होगा, बट सो दैट आई थिंक यू शुड एग्जिट द स्टॉक। प्रॉफिट्स में है, एग्जिट कर लीजिए, ये सजेशन है। बोधी ने एक सवाल भेजा है कोलकाता से, इनेबल हाउसिंग फाइनेंस पर 100 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं 230 के भाव पर। Yes, so I think जैसे कि हम जुबिलेंट फूड्स की बात कर रहे थे, तो दिस इज अ गुड एग्जांपल कि यहाँ पर क्या आउटलुक रहेगा और किस तरह से चीजें आगे चलकर पैन आउट होगी, ये देखना बहुत जरूरी होगा। तो यस, आई थिंक द स्टॉक करेक्टेड और थोड़ी बहुत रैली आ रही है, पीपल आर होपफुल, लेकिन मेरे हिसाब से रियल एस्टेट स्पेस काफी मुश्किल में है गिवन द एंटायर सिचुएशन। तो मेरे हिसाब से हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से भी दूर रहना चाहिए। सो आई वुड रियली रेकमेंड एन एग्जिट। ठीक है, तो एग्जिट करने की सलाह है आईबी हाउसिंग फाइनेंस से। फिलहाल इतने सवाल करेंगे शामिल। शुक्रिया शर्मिला जी शो में आने के लिए, सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज देने के लिए। और इसी के साथ कल का बाजार में इतना है, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।